Hello everyone, how are you? I hope you are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन वन एशियन टू वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students. Today we are going to study chapter 1 Ancient World. So let's start. Go to the market or to the railway station. Sit in your home or stand on the road and look around you. You will find many things where metal is being used. This metal could be copper, bronze, iron, or any other, maybe steel. Steel is a refined form of iron only. Discovery of metals brought profound and dramatic changes in the lives of people. आप मार्केट जाओ या रेलवे स्टेशन, घर में बैठो या फिर रोड पे खड़े रहो, आप अपने चारों ओर देखो तो आप पाओगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मेटल का यूज किया गया है। ये जो मेटल है वो कोई कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ब्रोंज, आयरन या फिर स्टील हो सकता है। स्टील आयरन का रिफाइंड फॉर्म है। मेटल्स की डिस्कवरी जो है वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। You have read about prehistory in the introductory lesson. You have learned that during the Stone Age, humans learned to make tools and weapons of stone, bone, and wood. They lived in caves and found food by hunting and food gathering. Later, they learned about agriculture, domestication of animals, and later settled life. The Stone Age was followed by the Metal Ages, Bronze Age, and Iron Age. It was with the discovery of metal that human civilization became highly evolved. During the Bronze Age, advanced civilizations came up in Mesopotamia, China, Egypt, and India. We will read about the civilizations in some detail in this lesson. We will also read about the Iron Age civilizations in Greece, रोम एंड पर्सिया एज वेल एज इंडिया। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेसन में प्रीहिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। अब आप इस चैप्टर में आपने जब उस चैप्टर में पढ़ा तो क्या देखा कि जो स्टोन एज ह्यूमन है उसमें किस प्रकार से जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे वो टूल्स और वेपन्स बनाते थे स्टोन, बोन और वुड से। वो किस प्रकार से गुफा में रहते थे और कैसे वो शिकार करके अपने खाने को इकट्ठा करते थे। बाद में उन्होंने खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना सीखा और फिर वो एक सेटल्ड लाइफ जीना सीख गए। स्टोन एज के बाद मेटल एजेस जैसे कि ब्रोंज एज और आयरन एज आया। मेटल एज में डिस्कवरी के बाद जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था और ब्रोंज एज के दौरान बहुत सारे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस आए जैसे कि मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और इंडिया। हम लोग इन सभ्यताओं के बारे में इस लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग इस लेसन में आयरन एज सिविलाइजेशंस जो कि ग्रीस, रोम और पर्सिया साथ में इंडिया में भी पढ़ेंगे। Isn't it surprising that the use of iron started so long back? We still use iron in some way or the other, don't we? Look around you, and you will find many things made of iron and steel. We all have steel utensils in our homes. Steel is a refined form of iron. तो क्या ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि जो आयरन है वो बहुत ही पहले उसका आविष्कार हो चुका है और हम लोग आज तक आयरन का किसी ना किसी तरीके से यूज कर रहे हैं। आप अपने चारों ओर देखो तो आप लोग पाओगे कि जो चीजें हैं वो आयरन या फिर स्टील से ही बना है। और हम लोग के घर में जो बर्तन यूज होता है वो भी स्टील से बना है। स्टील क्या है? आयरन का रिफाइंड फॉर्म है। Further, we will read in detail about ancient India, about the emperors and dynasties that ruled India during that period. You will realize that India's contribution to human civilization is immense. Isn't it surprising or interesting and exciting to know about our glorious past?
Let us start the journey into our past and how we humans have traveled through the ages and evolved into sophisticated, advanced, and highly civilized people. और हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे क्या चीज कि किस प्रकार से जो प्राचीन भारत है उसमें जो शासक थे, जो वंशज थे, वो हमारे ऊपर शासन चलाए। आपको रियलाइज होगा कि किस प्रकार से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का बड़ा हाथ रहा है हमारे तरक्की में, प्रिमिटिव से एडवांस बनने में। क्या हमारे लिए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं हुआ कि हम लोग अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जाने? तो चलिए हम लोग एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जिसमें हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से मानव बहुत सारे एजेस से गुजर के और अपने आप को और भी ज्यादा जटिल, एडवांस और बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड में चेंज कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज द ब्रोंज एज। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यू स्टोन एज began the use of metal. Copper was the first metal used by them. The cultures based on the use of both stone and copper are called Chalcolithic cultures. This is also called Bronze Age because of the invention of bronze in this period, which is an alloy of copper and tin. Gradually, copper and bronze replaced stone, wood, and bones to some extent for making weapons and implements. People learned how to make bricks and use them in construction. These bricks were baked and sun dried. Town-based civilizations came up for the first time in different river valleys. These towns became centers of trade, commerce, and administration. The Bronze Age people had built up great civilizations and made significant contributions. In this section, we will read about four major Bronze Age civilizations of the world, that is Mesopotamia, Egypt, India, and China. तो जब न्यू स्टोन एज का अंत हो रहा था तो लोगों ने मेटल के एज का शुरुआत किया, मेटल एज का शुरुआत हुआ। जो कॉपर था वो ऐसा फर्स्ट मेटल था जिसे लोगों ने यूज किया था। और इस कल्चर जिसपे स्टोन और कॉपर दोनों को यूज किया गया था, इस कल्चर बेस्ड को हम लोग चारकोलिथिक कल्चर्स बोलेंगे। इसे हम लोग ब्रोंज एज भी बोलेंगे क्योंकि इस एज में ब्रोंज का आविष्कार हुआ था, जो कि कॉपर और टीन का एलॉय या फिर मिक्सचर है। ग्रेजुअली जो कॉपर और ब्रोंज है उसने स्टोन, वुड और बोन्स को बहुत ही हद तक रिप्लेस करके, और उसी से जो लोग थे वो वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। लोगों ने सीखा ईंट बनाना और उस ईंट से वो कंस्ट्रक्शन करते थे। ये जो ईंट थे उन्हें वो पकाते थे और सूर्य की किरणों के नीचे सुखाते थे। ये जो टाउन बेस्ड सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे सबसे पहले आए, और ये जो टाउन्स है वो ट्रेड, कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंटर पॉइंट बने। जो ब्रॉन्जेज के जो पीपल्स थे वो उन्होंने बहुत ही बड़ा सभ्यता स्टार्ट किया और अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इस सेक्शन में हम लोग फोर मेजर ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया और चाइना है। Mesopotamian civilization. Mesopotamia was the landline between two rivers, Tigris and Euphrates, which lie in modern day Iraq. These rivers were often in flood, and in this process, they deposited a lot of silt which made the land around them very fertile. This resulted in increased food production. The abundant agricultural produce enabled the growth of a number of craftspersons like smiths, potters, masons, weavers, and carpenters. They sold their products and got their necessities from others in exchange. They carried on trade with far off places like India. Carts, wagons, boats and ships were used for transport and communication. They also developed the art of writing. Their script was a collection of symbols and pictures. They drew wedge-like lines, and so this script came to be known as cuneiform script. जो मेसोपोटामिया है वो दो नदियों के बीच के जमीन पे बना है, जो की है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और ये जो नदियां हैं वो आज के दिनों में इराक में पड़ती है। ये जो नदियां हैं वो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लाए, जिससे जमीन जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप फूड का प्रोडक्शन होने लगा।
इससे बहुत ही बड़ी मात्रा में खेती होने लगी और जो लोग हैं वो क्राफ्ट्स का भी काम स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि जो क्राफ्ट्स पर्सन है, स्मिथ्स, पॉटर्स, मैसन्स, वेवर्स और कारपेंटर्स, वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे अपने ज़रूरत के हिसाब से। वो अपना व्यापार स्टार्ट किए दूर देशों में, जैसे कि भारत। तो उनका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए वो कार्स, वैगन्स, बोट्स और शिप्स का यूज करते थे। उन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को भी डेवलप किया। उनके स्क्रिप्ट में बस सिंबल्स और पिक्चर्स के कलेक्शन हुआ करते थे और वो बेज लाइक लाइन्स को ड्रॉ करते थे और इस स्क्रिप्ट को हम लोग यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। The earlier cities of Mesopotamia was like small states, each with its own administration. The ruling class consisted of priests, kings, and aristocrats. Besides them, there were merchants, ordinary people, and the slaves. The people of Mesopotamia worshipped many gods and goddesses like sky, sun, moon, fertility, etc. Each city had its own patron god or goddesses. तो जो अर्लियर सिटी था मेसोपोटामिया का, वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटे थे और जितने भी स्टेट्स है उनका अपना शासन हुआ करता था। जो रूलिंग क्लास था इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, उसमें थे कौन कौन से? प्रिस्ट, किंग और एरिस्टोक्रेट्स। और इन सब के अलावा वहाँ पे मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी पीपल्स और स्लेव्स मीन्स गुलाम भी रहते थे। जो लोग थे मेसोपोटामिया के, वो बहुत सारी देवी देवताओं को पूजते थे, जैसे कि आकाश, सूर्य, चांद या फिर फर्टिलिटी, जो उपजाऊ जमीन थी उसे भी वो पूजते थे। और जितने भी उस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सिटी थे उनके खुद के देवी और देवता थे। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर है 1.1 यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का, कि किस प्रकार से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। Next one is Egyptian civilization. Another civilization arose in Egypt along the river Nile, which made the land very fertile. The Egyptian kings were called Pharaohs. They had ministers and officers in their service that administrated the land and collected taxes from them. The priests enjoyed a very high and honorable position in society. Temples were dedicated to a particular god in each town or city. The ancient Egyptian script was called hieroglyphics. Traders and merchants carried on their business both on land and water. There were skilled workers like stone cutters and carpenters. Egyptians had considerable knowledge of weights and measures. तो एक और सभ्यता इजिप्ट में आई, और जो कि नील नदी के किनारे बसी। नदी के कारण वो जो जमीन थी वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। और जो इजिप्टियन किंग्स को पहाड़ोस के नाम से जाना जाता था, उनके खुद के मंत्री और ऑफिसर्स होते थे जो कि शासन चलाने में हेल्प करते थे और साथ में टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। और जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी थे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई और ऑनरेबल पोजीशन सोसाइटी में एंजॉय कर रहे थे। जो टेम्पल्स था, वहाँ का जो मंदिर था, वो पार्टिकुलर कोई भी भगवान के लिए डेडिकेटेड था टाउन या सिटी में। और जो प्राचीन इजिप्टियन स्क्रिप्ट को हाइरोग्लिफिक्स के नाम से जाना गया। और जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स और जो मर्चेंट थे, और वो क्या करते थे? बिजनेस भी करते थे और साथ में अपना लैंड और वाटर का भी काम करते थे। वहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स भी होते थे, जैसे कि स्टोन कटर्स और कारपेंटर्स। जो इजिप्टियंस थे उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज था वेट और मेजर्स का। The pharaohs built in the great monuments of the ancient world, the pyramids. Since the Egyptians believed in afterlife, they preserved the dead bodies. These were called mummies. The pyramids were built as tombs to keep the mummified bodies of the dead kings. तो जो पहाड़ोस थे वो प्राचीन दुनिया में बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, जिसे पिरामिड्स बोला गया। और ये जो इजिप्शियन थे वो बिलीव करते थे मृत्यु के बाद के जीवन में। वो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करते थे और इस डेड बॉडीज को ममीज बोला जाता था। इवन अभी भी जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है उसे ममीज बोला जाता है। ये जो पिरामिड्स है वो एक टॉम्स के रूप में बिल्ड किए जाते थे और इसमें जो ममीफाइड बॉडीज था उसको जो भी राजा मर जाते थे उनका ममीफाइड बॉडीज करके टॉम्स में रखा जाता था। Here is the
hieroglyphics script of Egyptian civilization. Next, Chinese civilization. The Chinese civilizations grew up in the Huanghe Valley in North China. The first rulers known were the Shangs, who built China's first cities. They also contributed to art and culture. The Chinese writing system was developed during this period. Craftspersons of this period, especially the bronze workers, were great experts in their fields. तो जो चाइनीज सभ्यता है वो हुआंगहो वैली नॉर्थ चाइना में उजागर हुआ है। इसके जो फर्स्ट शासक थे, जो पहले राजा थे, वो शांग्स थे 1523 बीसी से 1122 बीसी तक, जिन्होंने चाइना का पहला शहर बनाया। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्ट और कल्चर के प्रति भी रहा है। ये जो चाइनीज राइटिंग सिस्टम है वो डेवलप हुआ था इस पीरियड के दौरान। जो क्राफ्ट पर्सन थे इस पीरियड के, स्पेशली जो ब्रोंज वर्कर्स थे, वो अपने फील्ड में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे। दिस शांग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द जोस, who built strong forts and walled towns to defend themselves from invaders. It was during the late phase of the Zhou rule that iron was introduced, thus ending the Bronze Age in China. तो शांग डायनेस्टी को जोस से हटा दिया गया। मीन्स शांग डायनेस्टी के बाद जोस आए, जिन्होंने बहुत सारे मजबूत किले बनाए और टाउन्स बनाए, जिसमें उन्होंने अपने आक्रमणकारियों से अपने आप को बचाने के लिए इन किलों का निर्माण करवाया। और इसके बाद जो लेटर फेज आया जो का, उसमें आयरन को इंट्रोड्यूस किया, और जो ब्रोंज एज था चाइना में समाप्त हो गया आयरन के इंट्रोडक्शन के बाद। In 221 BC, the Qin rulers came to power in China. They ordered the use of common language, common laws, and common weights and measures throughout their empire. Do you know that they were the rulers who built the famous Great Wall of China? तो 221 BC में जो चीन रूलर्स थे वो पावर में आए चाइना में, और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जो लोग हैं पूरे हमारे चाइना में, तो वो क्या करेंगे, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लॉज और कॉमन वेट्स और मेजर्स का यूज करेंगे। और क्या आप जानते कि ये जो चीन रूलर्स थे उन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया। After the Qins, the Han dynasty came to power, who ruled till AD 220. It was during this period that Chinese traders had contact with the West through the famous Silk Road crossing Central Asia and Persia. चीन के बाद हान डायनेस्टी पावर में आए, जो कि 220 AD में रूल किए। और इस पीरियड के दौरान जो चाइनीज ट्रेडर्स थे उनका कांटेक्ट वेस्ट से हुआ, जो कि एक फेमस सिल्क रूट जो कि सेंट्रल एशिया और पर्सिया को क्रॉस करता है। द पीपल ऑफ चाइना वर्शिप अ नंबर ऑफ डेइटीज. Worship of ancestors, nature, and spirits were very common. In China, famous religious preacher named Confucius advocated a system of right behavior which greatly influenced Chinese society and government. He laid emphasis on good moral character, respect to elders, and loyalty to the family and obedience to the laws of a state. तो जो चाइना के जो लोग थे वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो अपने पूर्वजों को पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे, और बहुत सारी प्रेतात्माओं को पूजते थे। ये उनमें कॉमन था। चाइना जो था उनका बहुत सारे उनके एक रिलीजियस प्रीचर थे कॉन्फ्यूशियस, जिन्होंने राइट बिहेवियर को अपनाने के लिए बोला, और जो चाइनीज सोसाइटी थी वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने गुड मॉरल कैरेक्टर पे जोर दिया। उन्होंने किस प्रकार बताया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने परिवार के प्रति लॉयल रहना चाहिए, और जो भी स्टेट का जो लॉज है उसको पालन करना चाहिए। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।